साथियों, आज हम लोग द्विघात समीकरण की 4000 वर्ष पुरानी विचारधारा को लेके आगे बढ़ेंगे। पूरी द्विघात समीकरण की रोमांचक यात्रा करेंगे और परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को सही कर लेंगे। जैसा कि मेरा आपसे वादा है कि कोई भी कॉन्सेप्ट शुरू करते समय उसकी उपयोगिता, आवश्यकता और कब, क्यों, कैसे पे मैं थोड़ी देर आपसे बात जरूर करता हूं। द्विघात समीकरण की सबसे पहले आवश्यकता पे आते हैं, उसके बाद बाकी की चीजें देखेंगे। एक उदाहरण सुनिएगा, सीटीईटी में आया हुआ भी था कि एक खेत की लंबाई जो थी वो उसकी चौड़ाई से 2 मीटर ज्यादा थी। प्रश्न ने पूछा था कि उसका परिमाप 20 है। हमने इस प्रश्न को हल करना आपको बता दिया था अपनी पिछली कक्षाओं में एक चर रैखिक समीकरण में। आज हम आपको ये बताने चल रहे हैं कि आखिर एक चर रैखिक समीकरण के बाद दो चर की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। आप बोर्ड पे लिखा देख सकते हैं, जब संबंध सीधे न होकर मुड़े या वक्र हो। सभी संबंध साथियों जीवन के सीधे ना होते हैं तो गणित के कहां सीधे होंगे। यानी उत्तर एक से ज्यादा आना संभव हो सकता हो, एक से ज्यादा उत्तर उसके निकल सकते हो किसी भी प्रश्न के अगर, तो वो प्रश्न सीधा या सरल प्रश्न नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, सीधे समीकरण से एक चर से हल न होके द्विघात से ही हल होगा। अब मैं उदाहरण लेके आपको दर्शाता हूं कि ऐसा क्यों। यहाँ पे गोला बना रखा है परिमाप 20 मीटर का, तो जरा देखिए इस प्रश्न को अगर हम कहें यहाँ पे माना लंबाई चौड़ाई से जो है 2 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई पहले मान लेते हैं। माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई 2 मीटर अधिक है तो x प्लस 2। कह रहे हैं परिमाप बराबर कितना है 20, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप यानी 20। इसका मतलब 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब 4x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 4 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और लंबाई जो है वो कितनी हो गई 6 मीटर। साथियों यहां तक का काम आप सीख चुके हैं अगर हमारी पीछे की क्लासेस को आपने ध्यान पूर्वक देखा है तो। अगर आपको अपने परीक्षा में अंक सुनिश्चित ही करने हैं तो मेरे वीडियो द मैथ गंगा चैनल पे पड़े हुए हैं, उनको एक तरफ से रोजाना 1 घंटे का समय कापी कलम देके हमको देते चलिए, मैथ में आपका नंबर इंप्रूव होना तय है। अब एक चर रैखिक समीकरण की बात तो हो गई, लेकिन अगर प्रश्न से यह चीज इरेज कर दिया जाए, प्रश्न आपसे कहे तो यही कि लंबाई, सीटीईटी में आया हुआ जो प्रश्न था वो ये नहीं था, उसमें परिमाप नहीं था, ये तो हमने आपके लिए लगा दिया था, ये परिमाप हटा दिया जाए। प्रश्न आपसे पूछ ले उसके जगह पे परिमाप हटाने के बाद प्रश्न आपसे पूछ ले कि भाई उसका जो है क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर है। अब क्षेत्रफल अगर 24 वर्ग मीटर है तो इसका मतलब इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं, परिमाप की जरूरत नहीं। जरूरत किसकी पड़ गई भाई, जरूरत किसकी पड़ गई, जरूरत पड़ गई आपको अब क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग मीटर। अब जरा देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। जब क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया तो यहाँ पे हुआ क्या, ये आ गया 24। लंबाई की जगह पे अब आप रख दे x धन 2 और चौड़ाई की जगह पे रख दे x बराबर 24।
गुणा करा ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 24। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये एक रूप आ गया, आप देख सकते हैं हमने यहां पे इसको लिख रखा है। जनरल रूल जो है ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में कोई समीकरण आ जाए, a की वैल्यू शून्य न हो, ए बी सी तीनों वास्तविक संख्याएं हो, तो वह समीकरण जो होता है वो क्या हो जाता है, वह समीकरण हो जाता है द्विघात समीकरण। वो समीकरण क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण। पहचान क्या है, उस समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 होगी, यानी पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो वो बन जाएगा द्विघात समीकरण। यहां तक साथियों आप ये सीख चुके हैं कि जब कभी गणित में संबंधों में एक से अधिक उत्तर आने की संभावना हो, संबंध क्षेत्र परिमाप वाले क्वेश्चन जैसे सीधे ना हो, तब गणित जब आगे बढ़ती है तो उसमें किसी अचर की घात अगर 2 आ गई तो हमारा जो समीकरण हो गया वो द्विघात समीकरण हो गया। साथियों यहाँ पे द्विघात समीकरण में परीक्षाओं में जो सबसे अब देखिए परीक्षाएं अलग अलग लेवल की, जैसे यूपीपी हो गया, यूपीटीईटी हो गया, या सीटीईटी प्राइमरी लेवल हो गया, इन तीनों में सीधे मूल आधारित प्रश्न या फिर आसान गुणनखंड के प्रश्न होते हैं, आपका कॉन्सेप्ट से काम चल जाता है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर सीजीएल या फिर सीटीईटी जूनियर लेवल की बात की जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन अब आजकल हम ये भी नहीं कह सकते कि यूपीपी में कॉम्प्लिकेटेड वाला क्वेश्चन उठा के नहीं दिया जा सकता, दिया जा सकता है, क्योंकि वो आपके टॉपिक में है। तो इसलिए आप इस पूरी श्रृंखला को, जिसको मैं 1-2 वीडियो में कवर करूंगा, उसको ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको चीजें स्वतः ही समझ में आ जाएंगी, रटना कुछ नहीं पड़ेगा, ट्रिक रटने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन सामने आते ही आपको एकदम पिक्चर जैसा दिखने लगेगा कि उत्तर क्या है, इसलिए देखते रहे। साथियों यहाँ पे जो है, जब ये समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का हुआ तो आपको पता होना, यहाँ पे पता हो गया ये कि अगर किसी समीकरण में, जैसे कि एक चर वाले में घात एक ही होती थी, चाहे वो एक चर का रैखिक समीकरण था चाहे 2 चर का रैखिक समीकरण था, दोनों की घात क्या थी, एक थी, उत्तर क्या आता था, 1 आता था। यहाँ पे जब घात 2 हुई तो इसके उत्तर भी 2 आने लगे। अब यहीं से हम चलते हैं कब, क्यों और कैसे। बेबीलोन की समस्या, जो सभ्यता रही हमारी बेबीलोन की, जिसको हम मानते हैं आज से 4000 वर्ष पहले स्टैब्लिश थी, मनुष्य ने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया था, सबके खेत हो गए थे। सबसे बड़ी समस्या की शुरुआत वहीं से हुई थी इसकी, कि खेत का क्षेत्रफल है अगर, तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है तो नाप के निकाला जाता था। कभी कभी स्थितियां क्लिष्ट होती थी। खैर, बेबीलोन सभ्यता के लोगों ने उस समय इस विचार को कॉन्सेप्ट बना के अपनी समस्या का समाधान कर लिया था। बाद में भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के पास जब सेम समस्या पहुंची तो उन्होंने इसे ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में और ज्यादा स्पष्ट किया। अल-ख्वारिज़्मी, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ अलजेब्रा, उन्होंने भी इसमें वार्ता की, इसके सॉल्व करने के तरीके को दिया। लेकिन साथियों ऐसा नहीं हो पाया कि सारे प्रॉब्लम चुटकियों में हल हो जाए, तुरंत सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं हो पाया। आए भारत के वो महान गणितज्ञ पंडित श्रीधराचार्य, जिन्होंने इस समीकरण से यक्स के 2 मानों को पता करने के लिए एक सूत्र दे दिया, जिसे श्रीधराचार्य का सूत्र कहा जाता है, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि अगर समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का हो जाए,
a 0 न हो तो यह समीकरण द्विघात समीकरण होगा, यानी x के ऐसे दो मान आपको प्राप्त होंगे जो समीकरण के LHS में रखने पर RHS दे देंगे, मतलब समीकरण को संतुष्ट कर देंगे। x के वो दोनों मान होंगे क्या, यहाँ पे देखिएगा लिखा है -b प्लस माइनस, तो x का पहला मान जब हम ले रहे होंगे तो केवल प्लस वाला लेंगे और दूसरा मान जब ले रहे होंगे तो केवल माइनस वाला लेंगे, प्लस वाले को हटा देंगे। और √b² माइनस 4ac अपान 2a। अब आप देख लो यहाँ पे a b c तीनों अचर हैं और उन्हीं तीनों से x की वैल्यू निकाली गई है। तो कोई भी समीकरण अगर इस रूप का आपके सामने आ जाएगा तो आप x की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। x की इन्हीं वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। द्विघात समीकरण के मूल क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। ठीक साथियों, अब हम इस स्तर तक पहुंच गए कि द्विघात समीकरण हमारा 4000 वर्ष पुराना कॉन्सेप्ट है, जिसकी आवश्यकता पड़ी थी संबंधों में एक से ज्यादा उत्तर आने पर, जिसके बारे में हमारे कई सभ्यताओं ने काम किया। भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान था, अरबियों का योगदान था, और उसके बाद हम आज इस फार्मूले पे पहुंच गए। यह वह फार्मूला है साथियों जो आज के हजारों वर्ष पहले श्रीधराचार्य ने दे रखा था, जिसे हम लोग आज क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। किस फार्मूला के नाम से जानते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से भी, जिसे हम लोग आज के समय में जानते हैं। अब हम आ जाते हैं कि ठीक है भाई, एक समस्या आई, उस समस्या का निदान किया गया, एक फार्मूला बना दिया गया, उससे मूल पता कर लिया गया। अगर कोई द्विघात समीकरण बन गया, अगर कोई द्विघात समीकरण बन गया, अगर कोई द्विघात समीकरण बन गया जो कि ax² + bx + c = 0 है, तो इसको सॉल्व करने की अपने पास जो विधियां आई, इसको सॉल्व करने की जो अपने पास विधियां आई, वो भी 3 विधियां आई अपने पास। पहली विधि मैं विस्तार करूंगा इसका, फिर फैक्टराइजेशन विधि, फैक्टराइजेशन विधि आ गया। दूसरी विधि जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर विधि आ गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर विधि आ गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब फैक्टराइजेशन का मतलब गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरा जो आया यहाँ पे वो आ गया आपका ग्राफिकल मेथड, ग्राफ या फिर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट विजुअल, ये हमें दिखाई देता है, इसको हम देख सकते हैं, विजिबल मेथड। तो ये हो गया ग्राफ से। तो इस 3 तरीके से हम किसी भी आए हुए इस प्रश्न को हल करना आपको सिखा देंगे और इनके मूल निकालना सिखा देंगे। क्या द्विघात समीकरण की जो अवधारणा है वो यहीं पे आके रुक जाएगी, इसका कहीं और यूज नहीं है। यहां तक अगर हम बात करें तो द्विघात समीकरण हमारे जीवन के तमाम उलझनों में गुथा हुआ है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। जरा इसकी उपयोगिता पे विचार कर लो। उपयोगिता में पहला वो आया जो कि क्षेत्रफल की बात करता है, जिसने इसकी मूल आवश्यकता को जन्म दिया था। दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन, आप कोई भी चीज उठा के फेंक दीजिए, अगर आप ऊपर की ओर सीधे फेंक दें तो वो सीधे ऊपर जाएगी, सीधे नीचे आएगी। अगर आप ये पता कर ले कि कितने देर तक वो हवा में रही तो आप ये बता सकते हैं कि वो कितने ऊपर गई। प्रोजेक्टाइल मोशन वही कि सीधा न फेंक के अगर तिरछा फेंक दें, रॉकेट जा रहा है, तमाम मिसाइल जा रही हैं इस पे, मतलब जबरदस्त उपयोग प्रोजेक्टाइल मोशन में। हम व्यापार करते हैं, हम किसी
पुल को बनाते हैं, उसकी ताकत को आंकना चाहते हैं, किसी कार्य के अधिकतम या न्यूनतम मान को जानना चाहते हैं, किसी परिमाण के अधिकतम या न्यूनतम बिंदु को जानना चाहते हैं, तो आप जान लीजिए मैक्सिमा या मिनिमा जब आप निकालने चलते हैं तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही यूज कर रहे होते हैं। यहां तक कि ग्राफ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसकी उपयोगिता को धारण करती है, क्योंकि केवल एक चर या दो चर से ही काम चलने वाला नहीं है। गणित तो उत्तरोत्तर विकास करती चलेगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपका उत्तरोत्तर विकास करते रहेंगे। अगर आप शुरू से हमारी वीडियो देख रहे हो तो मैंने उसको एक स्ट्रेटेजी के साथ शुरू कर रखा है। हमने पहला टॉपिक जो आपको पढ़ाया है साथियों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाया है, ध्यान रखिएगा। अब वहां पे हमें एक चर, दो चर और तीन घात तक के प्रश्न मिल गए थे, तब मैं एक चर दो चर से अभी द्विघात तक आया हुआ हूं। एक तरफ से आज तक का अगर आप लोग कॉन्सेप्ट देख ले तो मान के चलिए 10 से 15 नंबर जो आप पाते होंगे उसमें इंक्रीजमेंट हो चुका है। तो और उसके बाद एक महती उपयोगिता कहाँ आके शामिल हो गई थी, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आके शामिल हो गई थी। साथियों यहाँ पे हम अपने कीवर्ड आपको दे रहे हैं, पहचान। पहचान का मतलब क्या हो गया, घात कितनी, 2। अगर द्विघात समीकरण है, कोई कहे भाई द्विघात समीकरण है कि नहीं, उसकी क्या पहचान है, तो क्या हो गया, घात 2 होनी चाहिए। आगे bx c हो ना हो, अगर 0 0 भी है तो 0 रियल होता है। अगर केवल x स्क्वायर इक्वल 0 दिया है, x स्क्वायर इक्वल 4 दिया है, तब भी साथियों वो द्विघात समीकरण है। वहां x के 2 वैल्यू आएंगे, आपको वो स्क्वायर रूट में हमने बता रखा है। मूल आधारित प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की जान है। अब देखिए मूल आधारित प्रश्न में जो ये फार्मूला बना ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये जो गजब का फार्मूला पंडित श्रीधराचार्य द्वारा दिया गया है, उसमें एक चीज आती है, d इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर, विविक्त कर बोलते हैं हिंदी में इसको। तो ये डिस्क्रिमिनेंट बड़ा पावरफुल था, जो कि d से डिनोटेड था। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0 हो जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो क्या होंगे, मूल समान होंगे। अब देखिए क्या आया, श्रीधराचार्य के सूत्र में आया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से क्या निकला, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ मूल आधारित प्रश्नों से क्या प्राप्त हो गया कि अगर d 0 हो जाए तो 2 मूल प्राप्त होंगे। इसका मतलब अगर ये 0 हो जाए, ये वाला टर्म खत्म हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म खत्म हो जाए, तो x जो हमें मिलेगा वो माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a मिलेगा। तो 0 जोड़े चाहे 0 घटाए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 जोड़ने या 0 घटाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब दोनों मूल जो हमें प्राप्त हो जाएंगे वो माइनस बी अपॉन 2a प्राप्त हो जाएंगे। दोनों मूल हमें माइनस बी अपॉन 2a प्राप्त हो जाएंगे। अब CTET 2019 का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 6 प्लस k बराबर 0 के दोनों मूल समान हैं तो k की वैल्यू क्या होगी। भैया प्रश्न है कि दोनों मूल समान हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों मूल समान हैं, दोनों मूल समान। इतना ही सुन के हमें ये पता चल गया
कि √b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रूट का मतलब हो खत्म भाई, मूल समान का मतलब हुआ b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब प्रश्न में हमें पता होना चाहिए जो यहाँ पहली चीज होगी वो a होगी जो x² के साथ होगी, जो x के साथ होगी वो b होगी और जो अकेले होगी वो c होगी। केवल इतना पता होना चाहिए। तो b² के जगह कितना आ गया आपका 6 का वर्ग आ गया 36 -4 a की जगह पे कितना है 1 है और c के जगह पे कितना है k है इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू 36, k इज इक्वल टू 9। साथियों आपने देखा कि एक कॉन्सेप्ट से हम यहां तक पहुंचे कि अगर मूल समान है तो उसमें एक अगर अननोन कोई टर्म दे दिया, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, CTET, UPTET और जो है आसान क्वेश्चन होते हैं खूब पूछ लिए जाते हैं। अब यहीं पे अगर ये b² - 4ac 0 न होता, 0 से बड़ा हो जाता तो एक बार -b में जुड़ता तो कुछ अलग वैल्यू होती, -b से घटता तो कुछ अलग वैल्यू होती। इसका मतलब अब यहाँ x के जो है दो वैल्यू मिल जाएंगी जो कि आपकी अलग अलग होंगी और वास्तविक होंगी। d इज ग्रेटर देन 0 मतलब दो अलग अलग वास्तविक मान प्राप्त होंगे, डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। अगर b² - 4ac 0 के बराबर भी ना हो, 0 से बड़ा भी ना हो, तो एक स्थिति ये निकल के आती है कि ये 0 से छोटा हो जाए। 0 से छोटा हो जाए मतलब निगेटिव हो जाए। निगेटिव हो जाए, रूट में अगर निगेटिव हो गया तो आपके लिए वह संख्या काल्पनिक हो गई। खैर हम उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू निकालते हैं, मैथ उनको भी सॉल्व करता है, लेकिन वनडे एग्जाम खास तौर से जिसमें मैथ के अलावा और चीजें आती है उनमें काल्पनिक वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते। केवल ये बता दिया जाता है कि इसका कोई मूल नहीं होगा। तो अगर d इज ग्रेटर देन 0 तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। साथियों द मैथ गंगा चैनल आपके विकास के लिए उत्तरोत्तर प्रयासरत है, अपना कार्य कर रहा है। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अच्छी लगने का मतलब नाच गाने की वीडियो है नहीं, आपका मनोरंजन करेगी नहीं। देखिए पढ़ाई एक तो खुद ही प्रेशर की चीज होती है, उसमें से गणित और ज्यादा प्रेशर की चीज होती है। हाँ मैं इसे मनोरंजक बना रहा हूं आपके लिए। तो अगर आपको ये ज्ञानवर्धक, परीक्षा उपयोगी और आपका नंबर दिलाने वाला लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसका कोई पैसा नहीं पड़ता है। आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट हमें थोड़ा सा उत्साह दे देते हैं कि मैं और ज्यादा आपके लिए मेहनत कर लूं और कुछ नई चीजें खोज के ले आऊं। साथियों इसी के साथ नमस्कार।